हेलो एवरीवन। इंश्योरेंस लॉ की क्लास में आज हम बात करने जा रहे हैं जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में, अर्थात भारतीय साधारण बीमा निगम। देखिए स्टूडेंट्स, साधारण बीमा की अगर हम बात करते हैं तो साधारण बीमा के अंतर्गत अग्नि बीमा, समुद्री बीमा और विविध बीमा शामिल होते हैं। अग्नि बीमा यानी कि फायर इंश्योरेंस, जिसके बारे में हम हमारी पिछली कक्षाओं में चर्चा कर चुके हैं। समुद्री बीमा यानी कि आपका मरीन इंश्योरेंस, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। और विविध बीमा यानी कि मिसलेनियस इंश्योरेंस, जिसमें कि कई प्रकार के बीमा शामिल होते हैं, जैसे बर्गलरी और थेफ्ट इंश्योरेंस हुआ, मशीनरी ब्रेकडाउन इंश्योरेंस हुआ, लाइव स्टॉक इंश्योरेंस हुआ, मोटर इंश्योरेंस हुआ। इस तरीके के कई बीमा जो है वो हम लास्ट क्लासेस में पढ़कर आ चुके हैं। हाँ, ध्यान रखने की बात है कि जीवन बीमा इसमें शामिल नहीं होता है। तो आइए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम साधारण बीमा के अर्थ के बारे में जानते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि साधारण बीमा के अंतर्गत अग्नि बीमा, समुद्री बीमा और विविध बीमा, जैसे चोरी, डकैती, आगजनी, लूटपाट, इन सभी के विरुद्ध बीमा शामिल होते हैं। इसमें मोटर बीमा, फसल बीमा, पशु बीमा आदि को भी शामिल किया जाता है। साधारण बीमा व्यवसाय अधिनियम 1972 की धारा 3 घ यानी कि सेक्शन 3D के अनुसार अगर हम बात करें साधारण बीमा की, तो साधारण बीमा व्यवसाय से आशय अग्नि, समुद्री और विविध बीमा कारोबार से है, जिसे चाहे अकेले किया जाता हो या एक से अधिक लोग मिलकर करते हो। किंतु ध्यान रखें कि इसमें पूंजी शोधन व्यवसाय एवं निश्चित वार्षिकी व्यवसाय शामिल नहीं है। लाभ प्रॉफिट कमाने के हम इसमें कोई कैपिटल रिडम्पशन बिजनेस वगैरह इसमें शामिल नहीं होगा। केवल और केवल इसमें शामिल होंगे अग्नि बीमा, समुद्री बीमा या मिसलेनियस इंश्योरेंस से संबंधित कारोबार, चाहे व्यक्ति उन्हें अकेला करता हो या चाहे उन्हें साथ मिलकर करता हो। फिर अगर हम बात करते हैं साधारण बीमा व्यवसाय अधिनियम 1972 की, तो केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 13 मई 1971 को एक ऑर्डिनेंस जारी किया गया था, एक अध्यादेश जारी किया गया और साधारण बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण कर लिया गया। देखिए, पहले जब हम बात करते हैं जिसके राष्ट्रीयकरण के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं, तो भारत सरकार ने, देखिए 1956 की अगर हम बात करें तो जीवन बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण किया था। मैंने आपको पहले बताया भी था कि 1956 में तो भारत सरकार ने जीवन बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण किया, जिसके बाद साधारण बीमा के व्यवसाय के भी राष्ट्रीयकरण की मांग उठने लगी। ठीक है, इसलिए अब जीवन बीमा की तरह साधारण बीमा के क्षेत्र को भी निजी क्षेत्र के लिए खोला जा रहा है। अब विश्व में सब जगह निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसलिए भारत में भी निजीकरण को प्रोत्साहन मिल रहा है। साधारण बीमा निगम की 1972 में स्थापना के बाद उसकी जो 4 सहायक कंपनियां थी, उनके जरिए भारत में साधारण बीमा व्यवसाय किया जा रहा है। अब उनके साथ साथ कुछ जो फॉरेन कंपनीज हैं, उनको भी भारत में साधारण बीमा व्यवसाय करने के लिए लाइसेंस दिए जा रहे हैं, जो अन्य भारतीय कंपनियों के सहयोग से इस क्षेत्र में अपना व्यवसाय करेंगी। ठीक है, इससे क्या होगा कि इससे आने वाले समय में जो साधारण बीमा व्यवसाय में जो शामिल जो कंपनियां हैं, उनके मध्य प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। प्रतिस्पर्धा ही नहीं, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हम इसे कह सकते हैं, वो बढ़ेगी, जिससे ग्राहकों को अधिक से अधिक, चूंकि उनके पास ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, अधिक से अधिक उनको सुविधा मिलने का अवसर उपलब्ध होगा। ठीक है, तो केंद्र सरकार ने जैसे पहले जीवन बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण किया गया था, उसी की तर्ज पर 13 मई 1971 को एक अध्यादेश जारी किया और साधारण बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण किया। इसके बाद इसके स्थान पर साधारण बीमा व्यवसाय अधिनियम 1971 पारित किया गया। अंत में 1972 में साधारण बीमा व्यवसाय अधिनियम पारित हुआ, जो दिनांक 1 जनवरी 1973 से संपूर्ण भारत में लागू हुआ। ठीक है ना। अब अगर हम लोग इस अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधानों की चर्चा करें, तो इस अधिनियम का, यानी कि जो आपका साधारण बीमा व्यवसाय अधिनियम 1972 है, उसके जो प्रमुख उपबंध है, क्या मुख्य उद्देश्य क्या है उसके, क्यों इस अधिनियम को पारित किया गया, ऐसे क्या ऑब्जेक्ट्स और पर्पस थे जो इस अधिनियम के माध्यम से प्राप्त किए जाने थे, वो निम्नलिखित है। फर्स्ट, भारतीय साधारण बीमा कंपनियों के अंशों का हस्तांतरण एवं अधिग्रहण करना। जो 4 कंपनियां थी, भारतीय जो सहायक कंपनियां थी, उन चारों ही कंपनियों के अंशों का ट्रांसफ़र करना, उनका अधिग्रहण करना। दूसरा, इस अधिनियम का उद्देश्य था सामाजिक हितों की सर्वोत्तम ढंग से पूर्ति करते हुए साधारण बीमा व्यवसाय को विकसित करना, अधिक से अधिक लोगों का इंटरेस्ट हो सके, अधिक से अधिक लोगों का हित हो सके, ये करना। थर्ड थी कि विद्यमान बीमितों के उपक्रमों का अधिग्रहण करना, विद्यमान जो बीमितों के जो उपक्रम थे उनको अधिग्रहण करना, अंडरटेकिंग करना। चौथा जो इसका पर्पज़ है अधिनियम का, वो है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहयोग देना। फिफ्थ पर्पज़ इज लोक हित के विरुद्ध आर्थिक सत्ता के केंद्रीकरण को रोकना।
ठीक है, कि कहीं ना आर्थिक सत्ता ना हो जाए, आर्थिक विकेंद्रीकरण बना रहे आर्थिक रूप से, इसीलिए ये किया गया। इसका ये मेन उद्देश्य था। फिर सामान्य बीमा व्यवसाय और उससे संबंधित मामलों का नियमन तथा नियंत्रण करना। ठीक है, तो ये प्रमुख उद्देश्य थे। अब हम बात करते हैं इसके कुछ प्रिलिमिनरी प्रोविजंस की। इस अधिनियम में नाम, परिभाषाएं आदि के बारे में दे रखा है आपके सेक्शन 1 में। सेक्शन 1 इस अधिनियम का बताता है कि इस अधिनियम का नाम क्या होगा। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इस अधिनियम को साधारण बीमा व्यवसाय राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1972 के नाम से जाना जाएगा। सेक्शन 2 इसका कहता है कि यह अधिनियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39C में दिए गए जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की हम बात करते हैं, ठीक है ना, नीति निर्देशक तत्व को क्रियान्वित करने के संबंध में है, जो राज्य को ये निर्देश देता है कि वह अपनी आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चलाए कि धन और उत्पादन के साधन का सर्वसाधारण के अहित के लिए केंद्रीकरण नहीं हो। हम आपने पढ़ा भी, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में भी हम बात करते हैं कि जितने भी साधन हैं, जो भी सोर्सेज हैं, उनका सेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथों में केंद्रित होकर रह जाए। ठीक है, तो जितने भी धन है, उत्पादन के साधन हैं, उनका विकेंद्रीकरण होना चाहिए। वो सभी लोगों के हित में हो, सामाजिक हित में हो, सामाजिक हित में उनका उपयोग हो अधिकाधिक। यही उद्देश्य इस अधिनियम का भी है। फिर हम लोग अगर सेक्शन 3 की बात करते हैं तो सेक्शन 3 जो है इसका एक डेफिनेशन क्लोज है। इस अधिनियम का सेक्शन 3 आपका डेफिनेशन क्लोज है, जो कुछ चुनिंदा डेफिनेशंस की हम यहाँ पर उसमें से बात कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें अगर निगम की, तो जहाँ जहाँ इस अधिनियम में निगम का शब्द का प्रयोग हुआ है, तो निगम से अर्थ है भारतीय साधारण बीमा निगम, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, जो धारा 9 के अंतर्गत, जिसका कॉन्स्टिट्यूशन हम बाद में पढ़ेंगे, गठन किया गया है धारा 9 के अंतर्गत। फिर बात करें अगर हम विदेशी बीमाकर्ता की, यानी कि फॉरेन इंश्योरेंस कंपनी की, तो वहाँ विदेशी बीमाकर्ता से आशय भारत से बाहर किसी देश के कानून के अंतर्गत गठित कोई विद्यमान बीमाकर्ता से है। बीमाकर्ता से हमारा मतलब यहाँ बीमा कंपनी से ही है। फिर हम बात करें अगर साधारण बीमा व्यवसाय की, जनरल इंश्योरेंस बिजनेस की, तो उससे अभिप्राय है अग्नि, समुद्री और विविध बीमा। ठीक है ना, जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं। जब इस अधिनियम में जब मैं ये अध्याय पढ़ते समय हम साधारण बीमा व्यवसाय की बात करेंगे, तो इसका मतलब उसमें अग्नि बीमा, समुद्री बीमा और विविध बीमा शामिल होंगे ही होंगे। फिर हम बात चाहे, और ध्यान रखने की बात यह है, चाहे वो कोई व्यक्ति इन व्यवसाय को अकेला कर रहा हो या एक से अधिक मिलकर कर रहे हो। ठीक है, और ये भी हम पढ़ चुके हैं कि इसमें पूंजी शोधन और निश्चित वार्षिकी व्यवसाय शामिल नहीं होंगे। फिर हम बात करते हैं सरकारी कंपनी की, तो सरकारी कंपनी की वही डेफिनेशन होगी जो डेफिनेशन आपके कंपनीज एक्ट में दे रखी है। भारतीय बीमा कंपनी से तात्पर्य एक विद्यमान बीमाकर्ता से है जिसके पास अंश पूंजी है और जो कंपनी अधिनियम के अर्थों में एक कंपनी है। मतलब अगर हम बात करें ना कि इंडियन इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है, ठीक है ना, तो उसके बारे में दे रखा है। बीमा अधिनियम का अर्थ, जब इस अधिनियम में बीमा अधिनियम की चर्चा चलेगी तो बीमा अधिनियम का मतलब होगा बीमा अधिनियम 1938। फिर बात करते हैं जीवन बीमा निगम की, तो जीवन बीमा निगम का अर्थ होगा LIC से, यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना जीवन बीमा अधिनियम 1956 के तहत हुई है। फिर हम बात करें अगर योजना के संबंध में, तो योजना से आशय, जब भी यहाँ पर योजना शब्द का प्रयोग किया जाएगा तो योजना से आशय उस योजना से है जो धारा 16 के अंतर्गत बनाई गई है और धारा 17A के अंतर्गत बनाई गई योजना में इसमें शामिल होगी। ये थोड़े आगे के प्रोविजन से ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के गठन के बारे में, कि यहाँ पर इस जो आपका सेक्शन 9 है उसके तहत इसका गठन किया गया है भारतीय साधारण बीमा निगम का। ठीक है, तो अब इसमें आपके कौन कौन, यहाँ इसे हटा दीजिए, अब हम बात करते हैं सेक्शन 9 की। ठीक है, तो सेक्शन 9 में इसका गठन किया गया है। धारा 9 में निगम के गठन हेतु देखिए निम्नलिखित प्रावधान है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका सबसेक्शन कहता है, फर्स्ट सबसेक्शन इसका कहता है कि इस अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद केंद्र सरकार शीघ्र कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के आधार पर साधारण बीमा व्यवसाय के संचालन के लिए, निरीक्षण के लिए और नियंत्रण के उद्देश्य से भारतीय साधारण बीमा निगम का एक कंपनी के रूप में गठन करेगी। तो ध्यान रखने की बात यह है कि भारतीय साधारण बीमा निगम का जो गठन हुआ वो कंपनी के रूप में हुआ है। दूसरी बात कि निगम की जो अधिकृत पूंजी होगी, जो ऑथोराइज्ड कैपिटल होगी, वो 250 करोड़ रुपए होगी, जो 100 रुपये वाले 250 लाख अंशों में डिवाइडेड होगी, जिसमें से 5 करोड़ निगम की प्रारंभिक प्रदत्त पूंजी है। ठीक है, तीसरी बात कि निगम के अंत में लिमिटेड शब्द लगाना ज़रूरी नहीं होगा। ठीक है ना,
ठीक है, तो ये थी हमारी बात हम आपकी जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के गठन के बारे में। आगे की क्लास में हम इसी जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के कार्यों आदि के बारे में चर्चा करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।